स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। चिप से लेकर शिप तक भारत में ही बनाने पर प्रधानमंत्री का जोर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन में पीएम ने कहा, जीएसटी रिफॉर्म से हर वर्ग को मिल रहा है लाभ, ट्रेडर्स भी अपनाएं स्वदेशी की भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 3 नई ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। नई दिल्ली में आज शाम वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लगभग 26,000 लाभार्थियों को दी जाएगी ऋण आधारित सहायता। देश में पहली बार हुआ ट्रेन आधारित लॉन्चर सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। और लद्दाख में हालात नियंत्रण में, बीती रात नहीं हुई कोई अप्रिय घटना। लोगों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंध आदेश का पालन करने की अपील। और सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत में आपको बता दें कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इस साल के उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। ये 5 दिवसीय आयोजन 29 सितंबर तक चलेगा, जो उत्तर प्रदेश के उत्पादों, क्षमताओं, नवाचार, अनुसंधान और विकास को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर आत्मनिर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस ट्रेड शो में यहाँ 2,500 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जो विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, कृषि, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बुनियादी ढांचा, जीआई उत्पादों और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी विविध श्रेणियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्टॉल्स का अवलोकन किया और इन क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से जानकारी भी ली। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक सेक्टर से देश में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। देश ने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो सभी के लिए हैं और सभी की प्रगति के लिए हैं। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात यह है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के बाद देश में बचत उत्सव चल रहा है। टैक्स में कटौती से हर वर्ग को फायदा है। कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों के जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से विकास को नई गति मिलेगी। पीएम माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस पर 42,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बांसवाड़ा में ये जो माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हम 700 मेगावाट के 4 इकाई लगा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी 700 मेगावाट की जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है, ये हमारा अपना टेक्नोलॉजी है। इट इज़ 100% इंडियन टेक्नोलॉजी। और जब कोई भी क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जितने भी लोग आते हैं या जो भी फैसिलिटीज़ डेवलप होता है, ये सारे इस क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। पीएम राजस्थान में हरित ऊर्जा, विद्युत आपूर्ति, सड़क इंफ्रा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार देंगे। साथ ही पीएम राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए पीएम कुसुम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली के माध्यम से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ, सामरिक बल कमान, एसएफसी और सशस्त्र बलों को बधाई दी। अगली पीढ़ी की ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया अपनी तरह का ये पहला प्रक्षेपण बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों में के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास चलते फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की क्षमता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वृंदावन में हैं, जहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में नमन किया और विधि पूर्वक देहली पूजन भी किया। बालक आरव कृष्ण गोस्वामी ने राष्ट्रपति को भजन सुनाया। दिन भर के प्रवास में वो निधिवन और कुब्जा कृष्ण मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी।
राष्ट्रपति वृंदावन में सुदामा कुटी और मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन भी करेंगी। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया है और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज बात पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की, जिसने न केवल किसानों के बीच समृद्धि बढ़ाई है बल्कि कृषि क्षेत्र के समग्र परिवर्तन में अतुलनीय योगदान भी दिया है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत को कम करना, बीज से लेकर बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना प्रधानमंत्री मोदी की सबसे पहली प्राथमिकता रही है। यही वजह है कि मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल देश के किसानों को खाद्य सुरक्षा से लेकर वैश्विक खाद्य नेतृत्व तक ले जाने की है और इसे ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बेहतरी और कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान मानधन योजना से लेकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि तक तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना ने किसानों को न केवल आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया है बल्कि उनके अनौपचारिक ऋण जरूरतों को भी कम किया है। 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से 20 किश्तों के माध्यम से किसानों के खाते में 3,89,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। 2,000 रुपये किस्त के जो आते हैं, इससे किसानों का बहुत फायदा होता है कि खाद, बीज, ऑयल के लिए काम आते हैं। बीज खाद के लिए पैसा मिल जाता है तो अपना समय पे ले आते हैं और ये सरकार की अच्छी योजना है और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। यही नहीं, फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि के कारण देश के खाद्यान्न उत्पादकों को न केवल अपनी फसलों के उचित मूल्य मिल रहा है बल्कि उनकी आय में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खरीफ और रबी की फसलों की खरीदारी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही मोदी सरकार किसानों को जैविक खेती अपनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहन दे रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहला व्यापक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2024 तक 2170 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की गई। सबसे बढ़कर कृषि और किसान कल्याण के प्रति सरकार का समर्पित योगदान कृषि के लिए आवंटित बजट क्षेत्र में देखने को मिला है, जो 2013-14 के मुकाबले 2025-26 में 5 गुना बढ़कर 1,37,756 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो आज लगभग $600 बिलियन की है और 2047 तक वह $3 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचेगी, इसका पूरी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा। 5 सालों में हमारे फलों का निर्यात 8400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, यानी कि लगभग 47% बढ़ गया है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में ONDC, ई-नाम, पैक्स से अपेक्स तक का जो अप्रोच है और गांव अब सिर्फ उत्पादक नहीं, किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि उद्यमशीलता का केंद्र कैसे बन रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों ने किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। किसान अब परंपरागत खेती से ऊपर उठकर तकनीक और नवाचार को अपना रहे हैं। साथ ही छोटी छोटी कर्जों से मुक्त होकर अब वे आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा।
हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं जिससे देश की दशा और दिशा ही बदल गई। बीते 11 वर्षों में कई योजनाएं लागू की गई। इनमें से ही एक है मेक इन इंडिया। इसके 11 बरस होने पर देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस योजना की कई उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि इन वर्षों में कैसे भारत एक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति में बदल चुका है। रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई भारी निवेश और व्यापार करने में काफी सुधार हुआ है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बनने, निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि और रक्षा उत्पादन में तेजी, ये सब हमारे सफर की शानदार झलक दिखाते हैं। देश में उत्पादन से जुड़ी पीएलआई स्कीम ने भारी निवेश और रोजगार पैदा किए हैं। हर उस नागरिक जिसके दिल में स्वदेशी की भावना बसती है, उसके सामूहिक प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। और एलएचडीसी कारगिल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी परिषद सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन ने कहा है कि उनका परिषद लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने जनता से कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपनी बातों को शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से पेश करने का आग्रह किया। साथ ही डॉक्टर अखुन ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया है कि एलएचडीसी कारगिल हमेशा मुद्दों को संवाद के माध्यम से हल करने में विश्वास रखता है। उन्होंने दोहराया कि शांतिपूर्ण संवाद और रचनात्मक वार्ता ही लद्दाख के मुद्दों के न्याय संगत समाधान का रास्ता है। लेह में हिंसक झड़पों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के बाद स्थिति नियंत्रण में है। यहां प्रशासन के मुताबिक बीती रात कोई अवांछित घटना नहीं घटी। प्रशासन की ओर से आगे भी सभी से शांति बनाए रखने और बीएनएसएस 2023 के तहत प्रतिबंध आदेश का पालन करने की अपील की गई है। A hunger strike was started by Sri Sonam Wangchuk on 10th September 2025, stating the demand of 6th schedule and statehood for Ladakh. Since then, on daily basis, the protesters gave provocative statements to the youth and to the citizens. The protesters start stone pelting and try to enter the council and secretariat office. The police, supported by CRPF, blocked their entry through there, though there was massive stone pelting by the protesters. A few protesters managed to enter the complex and put the council assembly hall on fire. झड़प में काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। हमारे कम से कम पुलिस और सीआरपीएफ के 40-50 लोग इंजर्ड हुए हैं। फिर उसके सिलसिले में कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। तो हम यही अपील करते हैं कि 4 से ज़्यादा इकट्ठे चलना जो है मना है कानूनी। तो हमारा यही गुजारिश है कि आप लोग शांति बना रखें। और गुजरात के गांधीनगर स्थित दहगाम के बहियाल गांव में 2 गुटों के बीच सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क गई। गांव में गरबा का आयोजन था। इसी दौरान उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जब बीच बचाव कराने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो हिंसक भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने 8 से ज्यादा वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही भीड़ ने पुलिस के भी 2 वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए। इस मामले में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पूरे गांव में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। दहगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में भैयल गांव में 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी है।
भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने बूते समाज को बदलने की पूरी कोशिश की। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी आज जयंती है। राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा जीवन सादगी, ईमानदारी और प्रेरणा की मिसाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र एक राजनेता नहीं थे, वे उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा से परिचित कराने वाले दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति और आर्थिक चिंतन को एक वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। कानपुर में स्नातक करने के दौरान ही वो 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। वहीं जब 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, तब दीनदयाल उपाध्याय उससे भी जुड़ गए और 1967 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में हमेशा से शुचिता के समर्थक थे। यही वजह थी कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन 1963 में हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें जौनपुर लोकसभा से उपचुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने राजनीति के उच्च आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। जिस समय पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद की अच्छाई और बुराई की बहस में उलझा हुआ था, उसी वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने भारत को देश से बहुत अधिक आगे बढ़कर एक राष्ट्र के रूप में और इसके निवासियों को नागरिक नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में माना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद को सैद्धांतिक रूप में नहीं बल्कि आस्था के स्वरूप में स्वीकार किया। दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि भारत को चलाने के लिए भारतीय दर्शन ही सबसे सही है, चाहे राजनीति का सवाल हो या अर्थव्यवस्था का या फिर समाज का। भारतीय अर्थनीति के स्वरूप और विकास को भी उन्होंने इसी दृष्टि से देखा। अपनी लेख भारतीय अर्थनीति विकास की दशा में उन्होंने लिखा है कि शासन का उद्देश्य अंत्योदय की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। उनका मानना था कि शासन को व्यापार नहीं करना चाहिए और व्यापारी के हाथ में शासन नहीं आना चाहिए। आजादी के बाद से ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आज सबका साथ सबका विकास जैसा नारा भी उन्हीं के अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा पर ही आधारित है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर पत्रकार और गंभीर लेखक भी थे। उन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विषयों पर भी खूब लिखा। उनके लेख पांचजन्य और साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर में नियमित छपते थे। दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता से कई लोगों को पत्रकारिता को मिशन के रूप में अपनाने की प्रेरणा मिली। देश और दुनिया को एकात्म मानववाद से परिचित कराने वाले सामाजिक विचारक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनेता, प्रखर वक्ता और ओजस्वी पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन 11 फरवरी 1968 को हो गया, लेकिन उनका राजनीतिक दर्शन और विचारधारा आज भी समाज और देश के लिए प्रासंगिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 में पिछले 52 साल से होने वाली रामलीला इस बार भी लोगों को आकर्षित कर रही है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने समिति के मुख्य सलाहकार, प्रचारक और कलाकारों से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 के मुख्य सलाहकार सतीश गर्ग जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह हो रही है रामलीला का मंचन? रामलीला का मंचन पिछले 52 वर्षों से हो रहा है। हमारी पिछली पीढ़ी, विशेष तौर पर आदरणीय मांगेराम जी गर्ग ने इसको 1974 में शुरू किया था और एक टीम थी और लगातार रामलीला का संचालन और लोगों का मन लगातार उसमें बढ़ रहा है। हमने यहाँ पर पहले दिन 21 तारीख को डांडिया का कार्यक्रम किया, जिसके अंदर हजारों हजार खासतौर पर महिलाएं और पुरुष थे। अगले दिन फिर हमने बाल रामलीला। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि 65 बच्चे जो 3 से 13-14 साल तक के थे, जिन्होंने खुद लिखा, खुद स्वरूप बने, खुद अपनी ड्रेसों की तैयारी की और 2.5 घंटे की एक दिवसीय बाल रामलीला की और अपने आप में अद्वितीय थी। हमारे साथ प्रवीण कुमार सिंह हैं, जो प्रचारक हैं आदर्श रामलीला कमेटी के। दिल्ली सरकार ने इस बार सहायता भी प्रदान की है रामलीलाओं को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का, हम सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो उन्होंने एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है। रामलीलाओं पे छोटे छोटे पैसे चंदा करके हम लोग रामलीला इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा भाग जो है, जैसे बिजली के लिए उन्होंने 1200 यूनिट दिया,
तो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। राघव जोशी और माधव जोशी दोनों सगे भाई हैं और दोनों ही सगे भाई आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 के अंदर किरदार निभा रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण का। हमारे साथ राघव जोशी हैं। राघव, क्या कहें, कैसा लगता है भगवान राम बनके? बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन से मैं मंचन कर रहा हूँ, अपने पिताजी को देखा और आज खुद कर रहा हूँ, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जब मंच में मैं जाता हूँ तो मतलब मैं खुद को नहीं समझता हूँ, मैं मतलब मेरे अंदर शेषनाग खुद आ जाते हैं और मेरे को मतलब ये भी लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भाई सगे भाई भी है, राम जी भी है, तो मतलब मेरे को कभी भी अकेला फील नहीं होता मेरे को। चैतन्य महावर भी भगवान राम की भूमिका निभाते हैं, क्या कहेंगे, कैसा लगता है भगवान के राम के अवतार में? जी, मैं तो ये कहूँगा कि राम जी का कैरेक्टर जो है ना वो इतना शांत और मधुर कैरेक्टर है कि मैं जब से ये कैरेक्टर निभा रहा हूँ मुझे खुद के अंदर बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। दीपिका भी रामलीला में कई किरदार निभाती हैं, बात करते हैं कौन कौन से किरदार निभाती हैं। कल मैं पार्वती बनी थी, आज मैं सुमित्रा बनी हूँ और परसों मैं मंथरा बनूंगी। तो कैसा लगता है रामलीला के मंचन पे जब आप मंच पर उतरते हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब पहले तो नर्वसनेस होती है बट वंस मैं स्टेज पे जाती हूँ अपने आप हो जाता है सब कुछ। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।